हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 विषय गणित ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो ब्रिज कोर्स में से त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 से 30 अंक में हर साल ब्रिज कोर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो त्रैमासिक परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 अंक में, 3 अंक में या फिर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में। तो हम इन क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बताया गया है कि जो रीटा है इसने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी जो है रुचि को दी। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो रीटा ने है 350 ग्राम बर्फी किसको दी, यहाँ पर रेखा को दी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 350 ग्राम बर्फी किसको दी, रेखा को दी। तो इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो 350 ग्राम बर्फी जो है किसको दी, रेखा को दी। इसके बाद आगे दिया गया है और 225 ग्राम बर्फी किसको दी, यहाँ पर रुचि को दी। तो यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे 225 ग्राम बर्फी किसको दी, यहाँ पर रुचि को दी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 350 ग्राम बर्फी है वह यहाँ पर रेखा को दी और 225 ग्राम बर्फी किसको दी, रुचि को दी। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको हम जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएंगे और 3 2 5 हो जाएंगे। तो कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी, जो यहाँ पर रीटा ने कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी, 575 ग्राम। आपको ग्राम में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम में यहाँ पर जो है चीज़ें दी गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं लास्ट में। अतः जो रीटा है, रीटा ने 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में लिखना है, कहता है रीटा ने 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 अंक या 3 अंक में पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 14 किलोमीटर जो है साइकिल से और यहाँ पर 1.5 किलोमीटर, अर्थात इसका अर्थ क्या है 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर हम 14 किलोमीटर और यहाँ पर 1.5 किलोमीटर दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो भी दिया गया है यहाँ पर आपको लिखना है, हल दिया है। क्वेश्चन में जो भी दिया गया है यहाँ पर आपको लिखना है कि सोनू समय जो है लंबी सैर पर गया है। भाई जो है साइकिल से कितने किलोमीटर गया है, 14 किलोमीटर। कहाँ गया, साइकिल से गया है, 14 किलोमीटर साइकिल से। इसके बाद आगे भी दिया गया है कि जो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 किलोमीटर पैदल चला। इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा पैदल चला। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने लिखे हैं, 14 लिखे हैं। तो यहाँ पर हम 14 किलोमीटर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 किलोमीटर लिखना है। अभी यहाँ पर 14 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो हम 14 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 14.0। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसका अर्थ यही है कि 14 किलोमीटर लिखे हैं, या फिर आप दशमलव लगाकर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम 14 को 14.0 लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जोड़ना करते हैं या किसी संख्या में से दशमलव वालों में से घटाते हैं, तो हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, और दशमलव के पहले 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है।
तो यहाँ पर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, दशमलव के नीचे यहाँ पर दशमलव आएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 जाके था। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 15.5 किलोमीटर। अतः हम लिख सकते हैं कि सोनू जो है 15.5 किलोमीटर दूरी तय की, अर्थात 15.5 किलोमीटर जो है सोनू ने दूरी तय की। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 2 अंक और 3 अंक में पूछे जाते हैं। और जो आपका पेपर आएगा गणित विषय का, जो आपका पेपर आएगा त्रैमासिक परीक्षा में 75 अंक का आपका पेपर आएगा, और यहाँ पर जो 25 अंक हैं स्कूल के टीचर के द्वारा आपको दिए जाएंगे। तो पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए? 24 अंक चाहिए। और यहाँ पर जो ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन हैं इसमें से आपसे 20 या 30 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, गया था सोनू ने 15.5 किलोमीटर दूरी तय की। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको दोनों संख्याओं को जोड़ देना है इस प्रकार से। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है त्रैमासिक परीक्षा में कि एक दुकान में शर्ट की कीमत जो है 400 और पैंट की कीमत कितनी है? 650 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी? तो यहाँ पर हम शर्ट की कीमत और पैंट की कीमत इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से पैंट और शर्ट की कुल कीमत यहाँ पर आ जाएगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है। जो भी क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है एक दुकान में जो है शर्ट की कीमत कितनी है? 400 रुपये दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शर्ट की कीमत कितनी दी गई है? 400 रुपये दी गई है, 400 रुपये। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद जो पैंट की कीमत दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 650 रुपये दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैंट की कीमत, और दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से शर्ट और पैंट की कीमत ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर पैंट की कीमत 650 रुपये दी गई है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें पैंट और शर्ट की कुल कीमत ज्ञात करना है। तो हमें इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से पैंट और शर्ट की कीमत यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इकाई तरफ से आपको जोड़ना है, अर्थात यहाँ से पीछे से जोड़ते हैं। जोड़ना घटाना और गुणा हम पीछे से करते हैं, अर्थात इकाई वाली संख्या से करते हैं। तो यहाँ पर 0 0 0 आ जाएगा। 0 में हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 6 और 4 यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 10 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 1050 रुपये हो जाएगी, अर्थात 1050 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा कि जो पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 1050 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सूरज ने एक किताब के जो है 265 पन्ने पढ़े, अर्थात पन्ने का अर्थ यहाँ पर क्या है? पेज पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के जो है अगले 150 पन्ने अर्थात पेज पढ़े। तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कुल कितने पन्ने पढ़े होंगे? तो यहाँ पर हम 265 और 150 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुल यहाँ पर पन्ने जितने पड़े होंगे यहाँ पर ज्ञात हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सूरज है एक किताब के कितने पन्ने पढ़े? 265 पन्ने पढ़े। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूरज ने कितने पन्ने पढ़े? 265 पन्ने पढ़े, 265 पन्ने पढ़े। और आगे बताया गया है कि उसकी बहन जो मीना है उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीना ने जो है कितने पन्ने पढ़े? 150 पन्ने पढ़े, 150 पन्ने पढ़े। तो यहाँ पर हमें कुल पन्ने ज्ञात करना है कि बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कुल कितने पन्ने पढ़े। तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर हम 265 और 150 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 5 और 0 यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 और 5 11 का 1 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी, तो 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4। तो इस प्रकार से कितने पन्ने आ जाएंगे, 415 पन्ने। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। अतः दोनों ने मिलकर उस किताब के 415 पन्ने पढ़े, अर्थात 415 पेज पढ़े। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा कि अतः दोनों ने मिलकर, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़ी, तो यहाँ पर हमने लिखा था दोनों ने मिलकर, अर्थात सूरज ने और मीना ने उस किताब के 415 पन्ने पढ़े। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी जो है बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। तो यात्रा में तय की गई कुल कितनी दूरी है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सचिन ने जो है बस से 255 किलोमीटर की दूरी तय की और ट्रेन से कितनी दूरी तय की, 648 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम 255 और 648 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल तय की गई दूरी यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो सचिन ने जो है 255 किलोमीटर की दूरी कैसे तय की, बस से तय की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सचिन ने 255 किलोमीटर दूरी जो है बस से तय की। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद 648 किलोमीटर जो है ट्रेन से तय की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सचिन ने 648, इस प्रकार से आपको लिखना है 648 किलोमीटर दूरी यहाँ पर ट्रेन से तय की। किससे तय की, ट्रेन से तय की। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे। सचिन ने जो है बस द्वारा तय की गई दूरी 255 किलोमीटर और सचिन ने ट्रेन से तय की गई दूरी 648 किलोमीटर। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 13 का 3 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी। 5 और 4 9 और 1 हासिल की 10, 10 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी। 6 और 2 8 और 1 हासिल की 9। तो इस प्रकार से तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 903 किलोमीटर। आपको किलोमीटर भी लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि यात्रा में तय की गई कुल कितनी दूरी होगी, 903 किलोमीटर होगी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा किया था सचिन ने 903 किलोमीटर की दूरी तय की। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीलिमा ने यहाँ पर 2325 रुपये की साड़ी एवं 1340 रुपये की जो शॉल होती है वो खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीलिमा है इसने 2325 की साड़ी खरीदी और यहाँ पर 1340 रुपये की शॉल खरीदी। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से कितने रुपए का सामान खरीदा, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है। जो भी क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो नीलिमा ने जो है 2325 रुपये की क्या खरीदी, साड़ी खरीदी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या खरीदी, 2325 रुपये की क्या खरीदी, साड़ी खरीदी, रुपये की साड़ी खरीदी। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं कि किसने खरीदी, नीलिमा ने। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि नीलिमा ने 2325 रुपये की सबसे पहले एक साड़ी खरीदी और 1340 रुपये की क्या खरीदी, शॉल खरीदी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नीलिमा ने कितने की, 1340। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 1340 रुपये की क्या खरीदी, शॉल खरीदी
और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ पर जो साड़ी है 2325 रुपये की खरीदी और जो शॉल है 1340 रुपये की खरीदी। दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से कुल कितने रुपए का सामान खरीदा इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम 2325 को लिखेंगे और इसमें हम जोड़ेंगे कितने, 1340। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार से कितने रुपए का सामान खरीदा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो 5 और 0 5 आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 3 और 3 यहाँ पर 6 हो जाएंगे और 2 1 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा कि जो नीलिमा है, नीलिमा ने 3665 रुपये का सामान खरीदा। इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अतः नीलिमा ने 3665 रुपये का सामान खरीदा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या, अर्थात लड़का व लड़कियों की संख्या। यहाँ पर छात्र जो छात्रा होती हैं वो लड़कियाँ होती हैं, छात्र यहाँ पर लड़के होते हैं। तो छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः दी गई है। छात्रों की संख्या 1715 दी गई। क्रमशः का अर्थ क्या है कि जो छात्र हैं 1715 हैं अर्थात 1715, और जो छात्राओं अर्थात लड़कियों की संख्या 1608 दी गई है। तो कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं इस प्रकार से आपको बताना है। तो जो विद्यालय होता है उसमें लड़का भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, अर्थात छात्र भी होते हैं और छात्राएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जो छात्र की संख्या दी गई है 1715 और छात्राओं की संख्या 1608 दी गई है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है। जो भी क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर आपको लिखना है। ये तो एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले छात्र की संख्या दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्र की संख्या कितनी दी गई है, 1715 दी गई है अर्थात 1715। और यहाँ पर छात्राओं की संख्या कितनी दी गई है, 1608। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्राओं की संख्या। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर छात्राओं की संख्या कितनी दी गई है, 1608 दी गई है। अभी यहाँ पर हमें कुल अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है कि कुल कितने विद्यार्थी उस विद्यालय में क्या है, अध्ययनरत हैं अर्थात पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 13 की 3 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी। तो 1 और 1 हासिल की 2 आ जाएंगे। इसके बाद 6 और 7 कितने हो जाएंगे, जोड़ने पर 13 आ जाएंगे। 13 की 3 आ जाएगी, हासिल 1 आ जाएगी। 1 और 1 2 और 1 हासिल की कितने हो जाएंगे, 3। तो इस प्रकार से उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, यहाँ पर 3323 विद्यार्थी होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः जो कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या या उस स्कूल में जो है कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं अर्थात पढ़ रहे हैं, 3323 विद्यार्थी क्या हैं, अध्ययनरत हैं। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा अतः 3323 विद्यार्थी क्या हैं, अध्ययनरत हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन भी त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 6493 में कितना जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए 6795। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है, माइनस कर देना है अर्थात घटा देना है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चंस को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से बड़ी संख्या 6795 है, तो इसको हमने सबसे पहले लिखा। अब इसके बाद छोटी संख्या को हम घटाएंगे 6493 को 6493। तो इस प्रकार से इसमें कितना जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे, 9 में से 9 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा, 302 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं कि 6493 में यदि हम 302 जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6795 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। आता है
जो 6493 में कितना जोड़ दें, 302 जोड़ दें। 302 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 6795 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद त्रैमासिक परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं 2 अंक में कि गुणा कीजिए, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा कीजिए। तो गुणा करना बहुत ही आसान है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके देख लें। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे 2 अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद आगे दिया गया है अधिगम परीक्षण गुणा, तो इनको भी आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 2 अंक में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है कि यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 645 में जो है 15 का आपको गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से 15 अलमारियों में जितनी पुस्तक रखी जा सकती हैं यहाँ पर ज्ञात हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि जो एक अलमारी है उसमें 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 का गुणा 645 से करेंगे, तो इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एक अलमारी में, चूँकि क्वेश्चन में बताया गया है, चूँकि एक अलमारी में कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं, 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं। 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आगे बताया गया है तो ऐसी 15 अलमारी में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 का गुणा 645 से करेंगे। इस प्रकार से 645 गुणित 15 लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम 645 का गुणा 15 से करेंगे, तो इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले 15 का 5 से करेंगे तो 15 पौने 75 हो जाएंगे। इस प्रकार से 75 का 5 आ जाएगा, हासिल 7 आ जाएंगी। 15 चौके 60 और 7 हासिल की कितने हो जाएंगे, 67। 67 का 7 आ जाएगा, हासिल 6 आ जाएंगी। 15 छक्के 90 और 6 हासिल की कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 9675 यहाँ पर पुस्तकें रखी जा सकती हैं। कितनी अलमारियों में, 15 अलमारियों में। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, अतः 15 अलमारियों में जो है 9675 पुस्तकें रखी जा सकती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए, या इस प्रकार से पूछा जाए कि 1235 अर्थात 1235 भाग का चिन्ह है और 10 है, तो 10 का भाग हमें 1235 में करना है और यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो आपको कैसे करना है, आप ध्यानपूर्वक अच्छे से समझें। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो है 2021 में त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक में पूछा गया था, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग 1235 में करेंगे। आपको रफ में करना है, तो यहाँ पर 10 का भाग हम 1235 में करेंगे और यहाँ पर हमें क्या क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो 10 का भाग सबसे पहले हम 12 में करेंगे, तो 10 एकम 10 होगा। तो जब हम 12 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे। इसके बाद 3 यहाँ पर आ जाएंगे। अब 10 का भाग हम 23 में करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। घटाने पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 10 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 10 तिया 30 हो जाएंगे, तो यहाँ पर घटाने पर 5 बचेंगे। तो यहाँ पर शेषफल जो होता है, लास्ट वाली संख्या होती है, तो शेषफल का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो यह होता है, यह क्या होता है, भागफल होता है। आपको ध्यान रखना है, जो भाग करने पर प्राप्त होता है। 10 का भाग हमने 1235 में किया तो कितना प्राप्त हुआ, 123। यह क्या होता है, भागफल होता है। और जो बीच की संख्या होती है यह भाज्य होता है, और जिससे हम भाग करते हैं
यह भाजक होता है। तो क्वेश्चन में केवल भागफल और शेषफल का मान पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भागफल लिखिए और शेषफल लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भागफल का मान कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 123 लिखेंगे और शेषफल का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम दूसरे क्वेश्चंस को हल करके देखें तो 10 का भाग हमें 526 में करना है। आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझें। 10 का भाग हमें 526 में करना है। 10 का भाग सबसे पहले 5 में करेंगे तो 5 में नहीं जाएगा, तो हम दो संख्याएं लेंगे तो 52 में जाएगा। 52 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 10 पौने 50 हो जाएंगे। घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 6 आ जाएंगे। 10 का भाग 26 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 10 दूनी 20, 3 बार में 30 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 दूनी 20 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यह क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल। और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, भागफल। तो केवल क्वेश्चन में आपसे भागफल और शेषफल ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भागफल का मान कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो आंसर में हम 52 लिखेंगे, भागफल की जगह 52 आ जाएगा। शेषफल कितना है, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपसे 2 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी हों तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी। तो यदि हम 15 का भाग 675 में कर दें तो प्रत्येक छात्र को जितनी किताबें मिलेंगी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 15 का भाग 675 में करेंगे। तो इस प्रकार से आपको रफ में करना है। तो यदि 15 का भाग हम 67 में करेंगे तो यहाँ पर 15 पौने 75 ज़्यादा हो जाएंगे। 15 चौके 60। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 घटाने पर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। यहाँ पर 5 आ जाएगा। 15 का भाग 75 में 5 बार जाएगा, 15 पौने 75। तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी, 45 किताबें मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। अतः प्रत्येक छात्र को जो है 45 किताबें मिलेंगी। 15 छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी, 45 किताबें मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः प्रत्येक छात्र को 45 किताबें मिलेंगी। इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 576 किताबों को जो है डिब्बों में पैक करना है। अगर बताया गया है कि एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो यदि हम 24 का भाग 576 में कर दें तो इस प्रकार से हम जितने डिब्बों की ज़रूरत होगी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 24 का भाग कितने में कर दें, 576 में कर दें। तो इस प्रकार से 24 का भाग हम 576 में करेंगे। तो सबसे पहले 24 का भाग 57 में करेंगे। तो यहाँ पर 24 दूनी 48 हो जाएंगे, 3 बार में ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो 7 में से 8 नहीं घटते हैं तो यहाँ पर 7 के 17 हो जाएंगे। 17 में से अभी 8 घटाएं तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। यहाँ पर 4 बचेंगे तो 4 में से 4 घटाएंगे, कट जाएगा। यहाँ पर 6 आ जाएंगे। इसके बाद हम 24 का भाग 96 में करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इस प्रकार से 4 बार में कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी, 24 डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः 24 डिब्बों की ज़रूरत होगी। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा अतः 24 डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात सही विकल्प में पूछे जाएंगे या फिर सही जोड़ियों में पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 72 दिया गया है तो 72 को हमने जाकेता लिखा, माइनस चिन्ह जाकेता। और यदि हम कोष्टक को खोल लें तो इस प्रकार से 90 आ जाएंगे। और यदि हम 90 में से
72 को घटाएं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे, ऋण के बचेंगे, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ऋण के 15 हैं, तो 15 को यदि हम कोष्टक से बाहर निकालें तो ऋण के 15। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी इस प्रकार से कोष्टक लगा हो और अंदर ऋण की संख्या लिखी हो और बाहर भी ऋण का चिन्ह लगा हो, तो यहाँ पर ऋण और ऋण का क्या होगा, गुणा होगा। और आपको ध्यान रखना है कि गुणा में जो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, अर्थात ऋण और ऋण का क्या होता है, धन होता है। तो यहाँ पर ऋण के 15 जहाँ के तहाँ जाएंगे, यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, धन चिन्ह आ जाएगा, और 18 को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे। इसके बाद 18 में से यदि हम 15 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और प्लस के 3 बचेंगे, और प्लस चिन्ह यहाँ पर माना जाता है, लगाया नहीं जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ऋण के 20 दिए गए हैं। इस प्रकार से यदि हम कोष्टक को खोलें तो यहाँ पर ऋण के 13 हो जाएंगे, और हम दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 13 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, लेकिन ऋण के हो जाएंगे क्योंकि दोनों संख्या ऋण की दी गई है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक के अंदर माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो यहाँ पर गुणा होगा, ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर धन चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर 12 जहाँ के तहाँ आ जाएंगे। इसके बाद दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 35 हो जाएंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपके जो ब्रिज कोर्स है इसमें दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हल करें इस प्रकार के क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि ऋण 1 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, तो यदि हम कोष्टक को खोलें तो यहाँ पर ऋण 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक के अंदर ऋण है और बाहर प्लस है, तो प्लस और माइनस का यहाँ पर गुणा में क्या होता है, माइनस होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। धन और ऋण का क्या होता है, ऋण होता है गुणा में, और 7 जाके था। इसके बाद ऋण का 1 और ऋण के साथ जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, लेकिन ऋण के 8 होंगे क्योंकि दोनों संख्या ऋण की दी गई हैं, तो 8 आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ऋण के 2 दिए गए हैं, तो यदि हम कोष्टक खोलें तो यहाँ पर ऋण के 2 आ जाएंगे, प्लस 8 आ जाएगा। और यहाँ पर धन और ऋण का यहाँ पर गुणा में क्या होता है, ऋण होता है। आपने नियम पढ़े होंगे, ऋण और धन का ऋण होता है और धन और ऋण का ऋण होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यदि हम ऋण की संख्याओं को सबसे पहले जोड़ें तो ऋण के 2 हैं, ऋण के 4 हैं, तो जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, ऋण के 6 आ जाएंगे, और धन के 8 पहले से दिए गए हैं। अब इसके बाद हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तो 8 में से 6 को यदि हम माइनस करें तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, लेकिन धन के 2 बचेंगे क्योंकि धन की संख्या बड़ी है, तो इस प्रकार से 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, ऋण के 20 हैं, तो सबसे पहले यदि हम कोष्टक को खोलें इस प्रकार से ऋण के 20 आ जाएंगे, और यहाँ पर धन और ऋण का गुणा में क्या होता है, ऋण होता है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर 13 आ जाएंगे। इसके बाद दोनों संख्या ऋण और ऋण में दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 20 और 13 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या ऋण में है तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से 33 आंसर हो जाएगा, ऋण का 33। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, 23 यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा में क्या होता है, धन होता है, अर्थात माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस चिन्ह आ जाएगा, और 12 आ जाएंगे। इसके बाद दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आगे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सही जोड़िए या फिर रिक्त स्थान या विकल्प में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण के 2 दिए गए हैं, ऋण के 3 दिए गए, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, लेकिन ऋण के 5 आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ऋण के 4 हैं प्लस के 3 हैं, तो 4 में से यदि हम 3 को माइनस करें तो 1 बचेगा, लेकिन ऋण का 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पर ऋण की संख्या बड़ी है। इसके बाद प्लस के 4 दिए गए हैं और प्लस के 2 दिए गए हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं धन के 10 दिए गए हैं, ऋण के 12 दिए गए हैं, तो 12 में से यदि हम 10 को घटाएं तो 2 बचेंगे, लेकिन ऋण के 2 बचेंगे क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। इसके बाद यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में दोनों संख्या ऋण और ऋण में दी गई हैं, तो यहाँ पर 15 और 12 27 हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह यहाँ पर ऋण का आ जाएगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है,
ऋण के 20 दिए गए हैं, प्लस के 10 दिए गए हैं, तो 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर ऋण के 10 बचेंगे क्योंकि यहाँ पर ऋण की संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गुणा के नियम होते हैं इस प्रकार से होते हैं कि प्लस और प्लस का गुणा में प्लस होता है, माइनस और माइनस का गुणा में प्लस होता है, माइनस और प्लस का गुणा में माइनस होता है, और प्लस और माइनस का गुणा में माइनस होता है। अर्थात धन और धन का धन होता है, ऋण और ऋण का यहाँ पर धन होता है, ऋण और धन का ऋण होता है, और धन और ऋण का ऋण होता है। इस प्रकार से ये गुणा के नियम होते हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, सरल करो, इस प्रकार से गुणा के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको नियम पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि धन और ऋण है गुणा में है तो धन और ऋण का यहाँ पर ऋण होता है। इसके बाद दूसरा नियम होता है ऋण और धन का गुणा में ऋण होता है, और यदि दोनों संख्या धन और धन की हैं तो यहाँ पर धन चिन्ह आता है, और यदि दोनों संख्या ऋण और ऋण की हैं तो यहाँ पर क्या आता है, धन आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर दोनों संख्या ऋण और ऋण में है, और ऋण और ऋण में क्या होता है, जब गुणा करती हैं तो 2 बार में प्लस चिन्ह आ जाता है, ऋण और ऋण का गुणा में धन होता है, तो यहाँ पर धन चिन्ह आ जाएगा। और धन चिन्ह आप लगाएं चाहे ना लगाएं माना जाता है। तो जब हम 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएंगे, इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ऋण के 4 दिए गए हैं, तो जब हम 6 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। और प्लस और माइनस का गुणा में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है, प्लस और माइनस का माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस के 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण के 2 दिए गए हैं, ऋण का 1 दिया गया, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। लेकिन ऋण और ऋण का गुणा में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण और ऋण का धन होता है, तो धन चिन्ह आ जाएगा। आप धन चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं माना जाता है। अब इसके बाद गुणा में 4 दिए गए, 4 को हम जाके ता लिखेंगे, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएंगे। और दोनों संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं धन और धन में दी गई हैं, तो धन और धन का क्या आ जाता है, धन चिन्ह आ जाता है, और धन चिन्ह यहाँ पर माना जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, माइनस के 2 दिए गए हैं और माइनस का 1 दिया गया, तो सबसे पहले हम -2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। और माइनस का गुणा में क्या होता है, प्लस चिन्ह आ जाता है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, और प्लस चिन्ह हम लगाएं चाहे ना लगाएं माना जाता है। इसके बाद इंटू यहाँ पर -3 आ जाएंगे। इसके बाद 2 का गुणा हम -3 से करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा। और प्लस और माइनस का यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लस और माइनस का गुणा में माइनस चिन्ह आता है, तो यहाँ पर माइनस के 6 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, माइनस के 2 है माइनस के 3 है, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 आ जाएंगे। और जब माइनस और माइनस का गुणा में क्या होता है, प्लस चिन्ह आता है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, प्लस के 6 आ जाएंगे। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, -1 का गुणा -4 से करेंगे तो 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस का क्या होता है, प्लस चिन्ह आता है। तो इस प्रकार से अब हम 6 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएंगे। और दोनों संख्या कैसी हैं, धनात्मक हैं, अर्थात प्लस और प्लस की हैं, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा। और प्लस चिन्ह यहाँ पर लगाया नहीं जाता है, माना जाता है, तो यहाँ पर प्लस के 24 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लस के 10 दिए गए हैं, इंटू में माइनस के 10 दिए गए हैं, तो 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100 आ जाएंगे। और यहाँ पर प्लस और माइनस का, यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 10 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। और माइनस और प्लस का क्या होता है, माइनस चिन्ह आता है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा। अब इसके बाद माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा। और 100 का गुणा जब हम 100 से करेंगे तो यहाँ पर 100 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 100 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 100 एकम 100 आ जाएगा। तो जब हम ऋण 100 का गुणा ऋण 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आएगा। और यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा में क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है, तो यहाँ पर 10,000 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सरल करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है, माइनस के 3 दिए गए हैं, माइनस के 5 दिए गए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या यहाँ पर ऋणात्मक दी गई हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, माइनस के 2 दिए गए हैं, प्लस के 6 दिए गए हैं, तो 6 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा, और प्लस का चिन्ह यहाँ पर माना जाता है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा।
तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 दिए गए हैं और माइनस चिन्ह बाहर दिया गया और माइनस चिन्ह यहाँ पर कोष्ठक के अंदर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि गुणा में ऋण और ऋण का क्या होता है, धन होता है, अर्थात माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएंगे। 4 और 5 जोड़ने पर 9 आ जाएंगे, 9 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, माइनस के 7 दिए गए हैं और यहाँ पर गुणा करेंगे हम, प्लस और माइनस का गुणा में क्या होता है, माइनस चिन्ह आएगा। 11 जाके ता आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम 11 और 7 को जोड़ें तो कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस का यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि दोनों संख्या यहाँ पर ऋण में दी गई हैं अर्थात माइनस में दी गई हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए। गुणा के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इन नियमों को ध्यान रखना है। प्लस और प्लस का गुणा में क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है। प्लस और माइनस का गुणा में यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है और माइनस प्लस का गुणा में क्या होता है, माइनस चिन्ह होता है और माइनस माइनस का गुणा में क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है। इस प्रकार से आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस के 2 हैं, माइनस के 3 हैं, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएंगे और माइनस माइनस का प्लस चिन्ह आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 6 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, माइनस के 10 दिए गए हैं और यहाँ पर इंटू प्लस के 15 दिए गए हैं। तो 15 का गुणा 10 से करें या 10 का गुणा 15 से कितने आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे और यहाँ पर माइनस और प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस का माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर ऋण के 150 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 7 दिए गए हैं, गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस के 4 दिए गए हैं। तो यदि हम 7 का गुणा 4 से करें तो 28 आ जाएंगे और यहाँ पर प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस के 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे 2 अंक में पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको इस प्रकार से आकृति दी जाए और आपसे कहा जाए कि 1/4 भाग को क्या कीजिए, छायांकित कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पहली भिन्न संख्या दी गई है 1/4, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग होता है 1 दिया गया है, तो ऊपर वाले भाग को हम क्या करते हैं, छायांकित करते हैं और नीचे यहाँ पर जो होते हैं कुल भाग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आकृति के कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4, तो नीचे जो होते हैं वो कुल भाग होते हैं और जितने भाग हमें छायांकित करने होते हैं वह भाग ऊपर लिखा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसमें से एक भाग छायांकित करना है। कुल भाग कितने हैं, कुल भाग नीचे लिखे होते हैं और जितने भाग हमें छायांकित करने होते हैं यहाँ पर ऊपर संख्या लिखी होती है। तो यहाँ पर ऊपर 1 लिखा, तो हम कोई भी इसमें से एक भाग को छायांकित करेंगे। तो इस प्रकार से आपका 1/4 भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 2 अंक में पूछे जा सकते हैं, तो आप कोई भी एक भाग छायांकित कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3/4, तो कुल भाग कितने हैं, नीचे कुल 4 भाग हैं, 1 2 3 4, जिसमें से ऊपर कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। तो ऊपर वाली संख्या आपको छायांकित करना है, अर्थात यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तो 3 भाग को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो हम इस भाग को छायांकित करेंगे। इस प्रकार से आपको पेंसिल से छायांकित करना है। इसके बाद हम दूसरे भाग को भी छायांकित करेंगे। कोई भी आपको 3 भाग को छायांकित करना है। जैसे दूसरा भाग भी छायांकित हो जाएगा इस प्रकार से और यहाँ पर तीसरा भाग छायांकित हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3/4 भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर जितनी भी संख्या लिखी है उस भाग को आपको छायांकित करना है। जैसे यहाँ पर 3 लिखे हैं तो हमने 3 भाग को छायांकित किया। यहाँ पर ऊपर 1 लिखे थे तो हमने 1 भाग को छायांकित किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 1 भाग लिखा है, तो यहाँ पर हम 1 भाग को छायांकित करेंगे। आप कोई भी भाग छायांकित कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी एक भाग छायांकित करना है। तो इस प्रकार से 1/4 भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप छायांकित कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे हमें 4/4 भाग छायांकित करना। कुल भाग कितने हैं, 4 हैं और आपको ऊपर वाली संख्या को देखना। ऊपर कितने भाग दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, तो हम चारों भागों को क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो इस प्रकार से आपको चारों भागों को क्या करना है, छायांकित करना है। तो इस प्रकार से 4/4 भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी आपको छायांकित करना है, तो आपको पेंसिल से करना है इस प्रकार से। तो 4/4 भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपको आकृति दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि 1/4 भाग को छायांकित कीजिए या 3/4 भाग को छायांकित कीजिए या फिर 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर संख्या लिखी होती है, अंश वाली संख्या, जितने ऊपर लिखे होते हैं उतने भाग को हमें छायांकित करना होता है और जो नीचे की संख्या होती है यहाँ पर यह कुल भाग होते हैं कि कुल कितने भाग हैं। जैसे इस आकृति में कुल 4 भाग हैं जिसमें से हमें एक भाग को छायांकित करना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को छायांकित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है पिछली साल 2021 त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक में पूछा गया था कि 2/5 भाग को छायांकित कीजिए। कुल भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें से हमें कितने भाग को छायांकित करना है, 2 भाग को छायांकित करना है। तो आप इनमें से कोई भी 2 भाग को छायांकित कर सकते हैं। जैसे हमें इस वाले भाग को छायांकित करना है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक बार अच्छे से छायांकित करके देख लेना। जैसे यहाँ पर हम इन दोनों भागों को छायांकित करना चाहते हैं, इनमें से आप कोई भी 2 भाग छायांकित करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को छायांकित करें, आप इन दोनों को भी कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है पिछली साल त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक में पूछा गया था, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद त्रैमासिक परीक्षा में आपसे भिन्नों का जोड़ना अर्थात बटे वाली संख्याओं का जोड़ना, बटे वाली संख्याओं का घटाना और बटे वाली संख्याओं का गुणा और भाग, इस प्रकार के 2-2 अंक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चंस आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/6 प्लस 2/6। तो जब भी इस प्रकार से समान संख्या होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्या को आपको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6, तो 6 को हमने एक बार लिखा और ऊपर की संख्या को यहाँ पर जोड़ देना है, डायरेक्टली आपको जोड़ देना है। ऊपर यहाँ पर 1 है, प्लस चिन्ह है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 को लिखा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ने पर 3 आ जाएंगे, तो 3/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 4 और 4 दिए गए, तो 4 को हम एक बार लिखेंगे, इस प्रकार से हमने लिखा। अब इसके बाद ऊपर की संख्याओं को हम डायरेक्टली जोड़ देंगे। 1 प्लस यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, 4/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको नीचे की संख्या अर्थात जो हर दिए गए हैं, हर की संख्या कैसी हो, समान हो, जैसे यहाँ पर 10 और 10 दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आपको इस संख्या को एक बार लिखना है और ऊपर की संख्या को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 1 दिया गया प्लस 4 दिए गए, तो 1 और 4 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 5, 5/10 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जब योगफल ज्ञात कीजिए हर कैसे हों, असमान हो अर्थात अलग अलग हो। यहाँ पर हर एक जगह 3 है और दूसरी जगह 4 है। जब अलग अलग हर के मान कैसे हों, अलग अलग हों, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम इसको रफ में समझ लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं तो आपको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लिखा, तो आपको 3 का पहाड़ा लिखना है इस प्रकार से, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखते जाना है। इसके बाद 4 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 4 का पहाड़ा लिखना है, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। इस प्रकार से आपको 4 या 5 अंकों तक लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 3 और 4 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से सबसे पहले आपको जो भी संख्या लिखी गई है नीचे, इनका आपको इस प्रकार से पहाड़ा लिखना है। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में हो। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 9 है लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 2 दी गई है, 2 लिखेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे की संख्या का भाग हम नीचे की संख्या में करेंगे। 3 का भाग हम 12 में करेंगे, तो 3 कितने बार में 12 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा। तो यहाँ पर हम 4 का गुणा करेंगे, प्लस चिन्ह को हम जहाँ की तहाँ लगाएंगे। इसी प्रकार से हम 1 को लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे की संख्या का भाग
भाग हम नीचे करेंगे। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब भी आपको नीचे की संख्या कैसी दी जाए, असमान दी जाए, अर्थात हर की संख्या अलग अलग दी जाए, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब इसके बाद 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 8 आ जाएंगे, प्लस चिन्ह जाके ता 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएंगे, और बटे में हम 12 को जाके ता लिखेंगे। इसके बाद प्लस के 8 और प्लस के 3 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और 12 को हम जाके ता लिखेंगे। तो इस प्रकार से 11 बटे 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2 अंक या 3 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बटे वाली संख्याओं का आपसे घटाना भी पूछा जा सकता है कि 2 भिन्नों का जो घटाना होता है, इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या होता है कि जो संख्या होती है इनको हम घटाते हैं, लेकिन भिन्नों का जोड़ना होता है उसमें हम संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब भी नीचे क्या हो, हर समान हो, अर्थात यहाँ पर नीचे की संख्या कैसी हो, समान हो, तो आपको इस संख्या को एक बार लिखना। तो यहाँ पर हमने 10 को एक बार लिखा। इसके बाद ऊपर की संख्या में से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 7 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया 10 और 10 है, तो 10 को हम एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 को हमने जाके ता लिखा, ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह 3 को हमने जाके ता लिखा। तो 3 में से 3 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 बटे 10 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे कि यदि हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या समान है, और जब भी नीचे की संख्या समान हो, अर्थात इनके हर समान हो, तो हम संख्या को एक बार लिखते हैं। यहाँ पर हमने 5 को एक बार लिखा, और ऊपर की संख्या में से आपको घटा देना है। तो 3 में से 1 को हम माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो 2 बटा 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जब भी आपको नीचे की संख्या समान दी जाए। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जब हर कैसे हो, असमान हो, अर्थात हर की संख्या कैसी हो, अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर 3 दिया गया और 2 दिया गया है, तो हम भिन्नों को कैसे घटाते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम निकालने की जो सबसे सरल विधि है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी संख्या दी गई है उसका आप पहाड़ा लिखें। यहाँ पर 3 दिया गया है तो हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 6 18 आ जाएगा। इसके बाद हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे। 2 2 दूनी 4, 6 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 6 12। इस प्रकार से आप 3 या 4 अंकों तक लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें 3 और 2 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर हमने 3 का पहाड़ा लिखा और 2 का पहाड़ा लिखा। अब इसके बाद इन दोनों में आपको ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 12 है। पहली संख्या आपको लेना है, जैसे कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद ऊपर की संख्या को हम जाकिता लिखेंगे। 4 को हमने जाकिता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया। इसके बाद 3 की दुनिया हम कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार करने पर, 2 बार पढ़ने पर 6 आ जाएगा। या फिर आप 3 का भाग 6 में भी कर सकते हैं। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा करेंगे, ऋण चिन्ह जाकिता, यहाँ पर हमने 1 को भी जाकिता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया। इसी प्रकार से हम 2 का दुनिया पढ़ेंगे तो कितनी बार आएगा, 6, 3 बार में 6 आएगा। या फिर आप 2 का भाग 6 में भी कर सकते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा 2 से करने पर 8 आ जाएगा। ऋण चिन्ह जाकिता, 3 एकम 3 आ जाएगा और बटे 6 हम जाकिता लिखेंगे। अब इसके बाद 8 में से यदि हम 3 को माइनस करें तो कितने बचेंगे, घटाने पर 5 बचेंगे और बटे में 6 को हम जाकिता लिखेंगे। तो 5 बटा 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भिन्नों का गुणा भी पूछा जा सकता है। तो गुणा करना बहुत ही आसान है। आप ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या से करें, नीचे की संख्या का गुणा आप नीचे की संख्या से करें। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा और 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। गुणा कीजिए, तो आपको ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या से करना है और नीचे की संख्या गुणा आपको नीचे की संख्या से करना है। तो ऊपर 3 और 2 है तो 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 5 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 5 7 35 हो जाएंगे। इस प्रकार से आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी आप करें तो यहाँ पर 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएंगे और 3 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 3 5 15 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर भिन्नों का आपसे भाग भी पूछा जा सकता है, बटे वाली संख्याओं का भाग। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले 3/2 को हमने जांघिता लिखा। भाग की जगह हम क्या लगाते हैं? जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको भाग की जगह क्या लगाना है? गुणा का चिन्ह लगाना है। और जब हम चिन्ह को बदल देते हैं, यहाँ पर हमने भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया है तो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/5 है तो संख्या को हम पलटेंगे तो 5/6 आ जाएगी। इसके बाद हम गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर करेंगे, 3 का गुणा 5 से करेंगे और नीचे की संख्या का गुणा हम नीचे वाली संख्या से करेंगे। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे 15 आ जाएंगे और 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि यदि एक क्वेश्चन समझें, यहाँ पर 1/2 को हमने जांघिता लिखा, भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और जो संख्या यह पलट जाएगी, क्योंकि भाग की जगह जब गुणा का चिन्ह आ जाता है तो संख्या भी क्या हो जाती है? पलट जाती है। 3/2 है तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या से और नीचे की संख्या का गुणा नीचे की संख्या से। तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 आ जाएगा और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन को समझें तो 4/3 को हमने जांघिता लिखा, भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और संख्या क्या हो जाती है? जब भी हम चिन्ह बदल देते हैं, भाग की जगह जब हम गुणा लगा देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो 5/4 है तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। इसके बाद हम ऊपर की संख्या गुणा ऊपर की संख्या से करेंगे और नीचे की संख्या का गुणा हम नीचे की संख्या से करेंगे। तो 4 का गुणा 4 से होगा 16 आ जाएंगे और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आ जाएंगे। तो 16/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद त्रैमासिक परीक्षा में आपसे दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना, घटाना या फिर गुणा पूछा जा सकता है। पिछली साल जो है दशमलव वाली संख्याओं का गुणा पूछा गया था, 2 अंक में पूछा गया था, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या दी गई है 3.38 दिए गए हैं और दूसरी संख्या क्या दी गई है? 4.4 दी गई है। तो सबसे पहले आपको दशमलव के नीचे क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। अब इसके बाद दशमलव के आगे 4 है तो यहाँ पर हमने 4 लिखा, दशमलव के पीछे भी 4 है तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। इसके बाद दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो 8 के 8 आ जाएंगे, 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ जाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव जांघिता आ जाएगा, 4 और 3 यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 7.78 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से यदि हम इनका घटाना करें तो सबसे पहले हमने पहली संख्या को लिखा, 4.4 को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसमें से 2.35 को घटाना है। तो सबसे पहले आप दशमलव के नीचे दशमलव लगाएं तो यहाँ पर हमने दशमलव को लगाया, दशमलव के आगे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा और दशमलव के पीछे यहाँ पर कितना है? 3 और 5 है तो यहाँ पर हमने 3 5 लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी संख्या नहीं है। जब कोई भी संख्या नहीं होती है तो यहाँ पर 0 माना जाता है तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। इसके बाद हम घटाएंगे तो 0 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर शून्य के 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएंगे, यहाँ पर 1 हासिल आ जाएगी तो यहाँ पर 3 बचेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा और 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 2.05 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना और घटाना आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का गुणा। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि 22.5 इंटू 12 दिया गया है तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। सबसे पहले आपको डायरेक्टली क्या करना है? गुणा करना है। तो 12 का गुणा 5 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 12 पंचे 60, 60 का 0 आ जाएगा, हासिल 6 आ जाएंगे।
12 दूनी 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, 30 का 0 आ जाएगा, हासिल 3 आ जाएंगे। 12 का गुणा 2 से करेंगे, 12 दूनी 24 और 3 कितने आ जाएंगे 27 आ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले गुणा किया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 22.5 है, अर्थात पीछे से एक अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर भी हम पीछे से जो है एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद यदि 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। जैसे कि यदि हम दूसरे क्वेश्चंस को समझें तो सबसे पहले हम इनका गुणा करेंगे। आप चाहें तो इनका अलग अलग गुणा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप 2 का गुणा 35 से करेंगे, फिर 4 का गुणा 35 से। सबसे पहले यदि हम 2 का गुणा 35 से करेंगे तो 35 दूनी 70 आ जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग संख्याओं का यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, अर्थात इंटू का चिन्ह। अब 4 का गुणा करेंगे 35 से, तो 4 का गुणा 5 से होगा, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 आ जाएंगे। 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएंगे। अब चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 लिखे थे यहाँ पर, इंटू में 4.2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर भी है और पीछे से एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है, तो एक अंक बाद और एक अंक बाद कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3.5 दिया गया है और इंटू में 4.2 दिया गया। तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है और एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है, तो हम पीछे से एक और एक 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, पीछे से आपको लगाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 14.70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसी प्रकार से कक्षा 9 की जो NCERT यहाँ पर गणित की पुस्तक है, उस पुस्तक के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।